नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए सुनते हैं विक्रम बेताल की वो आखिरी कहानी जो हमसे छुपाई गई। दक्षिण पंथ में मांडलिक राज्य में एक राजा निवास करते थे जिनका नाम था धर्मराज। ये बहुत ही पराक्रमी थे, इसलिए इनका छोटा भाई पृथ्वी सिंह इनसे ईर्ष्या करता था और ये वाली बात उनकी रानी को पता पड़ चुकी थी दासियों के माध्यम से कि जो पृथ्वी सिंह है वो राजा की हत्या करना चाहता है। और एक दिन यही हुआ, पृथ्वी सिंह ने राजा की हत्या करा दी गई। उसके बाद में रानी अपनी युवा पुत्री को लेकर, रूपमती को लेकर अपने पिता के यहाँ पर मैथिली चली गई। जब पृथ्वी सिंह को इस बात की पता पड़ी कि ये रानी अपनी पुत्री को लेकर महल छोड़ के जा चुकी है, तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ रानी और उसकी पुत्री को ढूंढ के लाओ और उसे खत्म कर दो। ये बात सुनकर सभी सैनिक निकल पड़े और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेनापति की मृत्यु हुई और रानी और पुत्री अब जंगल में भटक रही थी। जंगल में भटकते भटकते उन्हें तेज प्यास लगी। फिर वो एक तालाब के किनारे पानी पीने चली गई। उसी जंगल में एक सेठ अपने पुत्र के साथ नगर की ओर जा रहा था। उन्होंने जब ये देखा कि दो पैरों के निशान उस जंगल में हैं और वहाँ पर एक पायल भी टूटी हुई पड़ी है, तो उन्होंने आपस में ये बात की कि पिताजी, जिसके बड़े पैर होंगे उनसे आप शादी कर लेना और जिसके छोटे पैर हैं उनसे मैं शादी कर लूँगा। ये बात होने के बाद दोनों पैरों की तरफ चल पड़े और बाद में उन्हें जब दोनों मिले तो आपस में बातचीत हुई। रानी ने सारी बात बताई और फिर दोनों शादी के लिए तैयार हो गईं। फिर उनको महल ले जाया गया और दोनों की शादी हुई। लेकिन यहाँ हुआ ऐसा था कि यहाँ पर जो लीलावती थी उसके पैर छोटे थे और रूपमती के पैर बड़े थे, इसलिए सेठ के बेटे को शादी लीलावती से करनी पड़ी और सेठ को शादी रूपमती से करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि लीलावती के पैर छोटे थे और रूपमती के पैर बड़े थे। इसलिए उल्टा हुआ कि सेठ जी को रूपमती से शादी करनी पड़ी और सेठ के पुत्र को लीलावती से शादी करनी पड़ी। बाद में लीलावती के 3 पुत्र हुए और रूपमती के 2 पुत्र हुए। दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रही थीं। अब आती है कि जब बेताल विक्रम से सवाल पूछता है कि बता विक्रम, दोनों माँ बेटी के जो पुत्र हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा। तो विक्रम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि शर्त के हिसाब से यदि विक्रम जवाब को जानते हुए चुप रहता है तो बेताल उसके सिर को काट सकता है, और यदि वो जवाब नहीं देगा तो बेताल उड़कर वापस चला जाएगा। लेकिन ये बात जानते हुए भी विक्रम चुप रहा। बेताल समझ चुका था कि विक्रम चुप क्यों है, तो बेताल बोलता है कि विक्रम, तू पराक्रमी तो है, साथ में सत्य निष्ठा और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला है, क्योंकि तू जानता है कि उत्तर क्या है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में गलत बताई गई है कि माँ समान या माँ की माँ समान कभी भी महिला से शादी करना उचित नहीं है, ये पाप के भागीदारी होते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने शादी की। ऐसी बात के बखान के लिए तुम भी चुप हो, क्योंकि तुम ऐसी बात का बखान करना नहीं चाहते जिससे कि तुम पाप के भागीदार बनो। इससे अच्छा तुम अपने सिर को कटवाने के लिए तैयार हो। मैं बहुत खुश हुआ विक्रम तुमसे, और जा विक्रम, आज मैं तुझे आज़ाद करूँगा। और जा, जिस तांत्रिक के पास तू जा रहा ये लाश लेके, याद रखना वो जैसे ही इस लाश को देखेगा तुझे बोलेगा कि इष्ट देव को प्रणाम कर, और जैसे ही तू अपनी गर्दन झुकाएगा वो तेरी गर्दन काट कर बलि देगा इष्ट देव को, और वो पूरे जगत का एक स्वामी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तुझसे गर्दन झुकाने को बोले, तू उसको प्रणाम करने को बोलना कि तुम प्रणाम करके दिखाओ, और तुम उसके सर को कलम कर देना। तो उसकी जो भी रणनीति है उस तांत्रिक की वो खत्म हो जाएगी। जा विक्रम, ऐसा ही करना। अब विक्रम धीरे धीरे कर उस लाश को लेके जो अपने कंधे पे रखे हुए है वो तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक विक्रम को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि विक्रम, मुझे पता था कि तुम ये काम जरूर करोगे। फिर विक्रम से बोलता है कि विक्रम आओ, मेरे इष्ट देव को प्रणाम करो। विक्रम को
सारी बातें बेताल की याद आ जाती हैं और विक्रम बोलता है कि ये आपके इष्ट देव हैं। किस मुद्रा में मुझे नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, ये मैं नहीं जानता, इसीलिए एक बार मुझे सही मुद्रा बताइए कि मुझे आपके इष्ट देव को कैसे प्रणाम करना है। तांत्रिक उसकी बात को मान लेता है और तांत्रिक अपने इष्ट देव के सामने सिर झुका के जब प्रणाम करता है तो विक्रम तेजी से तलवार को निकालकर उसके सिर को कलम कर देता है और वो भेंट इष्ट देव को चढ़ जाती है। इष्ट देव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सामने आके बोलते हैं, हे राजन, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी इस कार्य से बहुत खुश हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तभी विक्रम बोलते हैं कि प्रणाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि बेताल ने जितनी भी मुझे कहानी सुनाई है पूरी की पूरी अमर हो जाए। और तथास्तु कह के इष्ट देव चले जाते हैं और जो विक्रम है वो पूरे सम्राट का राजा बन जाता है और बेताल की जितनी भी 24 कहानियाँ और ये 25वीं कहानियाँ अमर हो जाती हैं। और कहा जाता है कि विक्रम बेताल की कहानियाँ जो भी सुनता है उसकी सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। ईश्वर उसकी परेशानियों का हल कहानियों के माध्यम से या उसके जीवन में किसी भी माध्यम से दे देता है। इस तरीके से विक्रम और बेताल की आखिरी कहानी पूर्ण हुई। लेकिन इसको छुपाने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं कि इस कहानी में विक्रम चुप रहता है और अपनी मृत्यु का आमंत्रण देता है। साथ में ये कहानी के बाद विक्रम बेताल का कहानी का अंत होता है। शायद ये पब्लिक को पसंद ना आए, इसी रामानंद जी ने इस कहानी को दूरदर्शन में प्रसारित नहीं किया। हमें इस कहानी का अंत टीवी पे नहीं दिखाया गया। दोस्तों, ये थी अंतिम कहानी कि कैसे विक्रम बेताल की कहानी अमर हो गई। और आपने यदि ये कहानी सुनी है तो कहीं ना कहीं ईश्वर के माध्यम से आपको आपकी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बोला गया है इस कहानी में कि जो भी इस कहानी को सुनता है उसकी समस्याओं का अंत होता है। तो विक्रम बेताल की ऐसे ही कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कहानी दोस्तों कैसी लगी। अब आप यदि ये जानना चाहते हैं कि विक्रम बेताल और उस तांत्रिक के बीच आपस में क्या संबंध था, वो तांत्रिक विक्रम को क्यों मारना चाहता था, तो इसके लिए आपको कहानी का दूसरा एपिसोड है वो देखना पड़ेगा, जिस पे ये पता पड़ेगा कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और साथ में विक्रम बेताल कौन है, कहाँ से आए, तांत्रिक से इनका क्या संबंध है और तांत्रिक इसको क्यों मारना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो इसीलिए तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप और किस टाइप की वीडियो को सुनना चाहते हैं। जो भी आप सुनना चाहते हैं वही वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।